है ना। अगेन हम स्टार्ट करते हैं, है ना। वे स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। ये आपके 12th का लास्ट टॉपिक है, दैट इज योर कम्युनिकेशन सिस्टम। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ, तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ही काम है कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम यूज टू ट्रांसमिट information from one place to another place, from one place to another, one place to another। ये आपका कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा इज यूज्ड टू ट्रांसमिशन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। तो जो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम होगा ना, तो इसमें कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट की, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा दैट इज नोन एज द ट्रांसमीटर। दिस इज नोन एज ए ट्रांसमीटर, हाँ। भाई एक आपको ट्रांसमीटर चाहिए। दूसरा जो होगा दैट इज योर कम्युनिकेशन चैनल, है ना। दूसरा जो होगा दैट इज योर कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, है ना। और तीसरा जो होगा वो रिसीवर हो जाएगा, है ना। कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ये आपका रिसीवर हो गया, है ना। तो जो आपका ट्रांसमीटर है इसमें हम इनपुट सिग्नल डालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका आप इनपुट सिग्नल डालते हो और रिसीवर से हम आउटपुट सिग्नल लेंगे। रिसीवर से हम क्या लेंगे, जैसे कि आपका आउटपुट सिग्नल। तो कोई भी अगर ट्रांसमिशन सिस्टम है तो इसके पार्ट होंगे। वह इनपुट सिग्नल हम ट्रांसमीटर में डालेंगे, कम्युनिकेशन चैनल में वो फ्लो होगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा और अल्टीमेटली यहाँ से आउटपुट सिग्नल आ जाएगा। आउटपुट सिग्नल वहां से क्या होगा, जैसे कि आपका रिसीवर प्रोफाइल, दिस इज सिंपली नोन एज ए रिसीवर, है ना। तो पूरे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में इसी सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है कि व्हाट इज ट्रांसमीटर, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल एंड व्हाट इज रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर होता है इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, है कि कोई भी अगर ट्रांसमीटर होगा तो ट्रांसमीटर का काम ही है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं जैसे आपका ट्रांसमीटर के बारे में, है ना। तो ट्रांसमीटर में क्या होता है कि उसके बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे कि कोई भी अगर ट्रांसमीटर है तो उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाएगा माइक्रोफोन, है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा जरिए आपका माइक्रोफोन। दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे मॉड्यूलेटर, है ना। कि पहले जो सबसे चीज आ गई दिस इज नोन एज अ माइक्रोफोन। किसी भी ट्रांसमीटर का सबसे पहला जो पार्ट होगा माइक्रोफोन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आ गया मॉड्यूलेटर, है ना। मॉड्यूलेटर के बाद आ जाएगा एम्पलीफायर, जो आपने पीएनपीएन एनपीएन टाइप पढ़ा था ट्रांजिस्टर में, एम्पलीफायर, है ना। और जो लास्ट चीज होगी दैट इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना, है ना। जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, वी स्टडी द ट्रांसमिटिंग एंटीना। एक ऐसा एंटीना यूज करेंगे कि सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, है ना। तो ये आपके पार्ट होते हैं किसी भी ट्रांसमिटर, माइक्रोफोन, मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ऐसे ही अगर मैं रिसीवर की बात करूं तो रिसीवर में भी ऐसी चीज आ जाएगी, है ना। कि रिसीवर से हम सिग्नल क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल तो कुछ भी हो सकता है, लाइक एयर भी कम्युनिकेशन चैनल ही है। एयर भी हो सकता है, कोई ऑप्टिकल फाइबर भी कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। बीच में जो चीज होती है जिसमें कि सिग्नल ट्रैवल करता है वो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। रिसीवर में क्या होता है, सबसे पहले चीज आ जाएगी रिसीविंग एंटीना, है ना। कि सबसे पहले जो चीज आएगी वो क्या आ जाएगी, जैसे कि आपकी रिसीविंग एंटीना, है ना। रिसीविंग एंटीना के बाद जो आएगा, रिसीविंग एंटीना से आपने सिग्नल रिसीव किया, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं डी मॉड्यूलेटर। रिसीविंग एंटीना के बाद क्या जाएगा सर, आपका डी मॉड्यूलेटर, है ना। रिसीविंग एंटीना के बाद क्या जाएगा, डी मॉड्यूलेटर। उसके बाद अगेन आपका आ जाएगा एम्पलीफायर,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए आपका एम्पलीफायर है ना, कि सबसे पहले आपका आ गया रिसीविंग एंटीना, फिर डीमोडुलेटर, फिर एम्पलीफायर, और लास्ट में जाके है ना हम यहाँ पे यूज करेंगे स्पीकर, है ना, कि यहाँ पे जो आ जाएगा जैसे कि आपका ये हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपका ट्रांसमीटर के ये सारे पार्ट आ गए, ये सारे पार्ट आपके रिसीवर के है ना। अब इसमें कुछ नई चीजें हैं, लाइक माइक्रोफोन एंड स्पीकर, है ना, कि माइक्रोफोन का बेसिकली पर्पस क्या है। तो अगर माइक्रोफोन का सिंपल सा होता है, माइक्रोफोन इज ए काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर, है ना, कि माइक्रोफोन जो होता है एक ट्रांसड्यूसर होता है। बेसिकली हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक नया वर्ड आ गया, दैट इज नोन एज ए ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर का पर्पस थोड़ा सा आपको समझना होगा, कोई भी अगर ट्रांसड्यूसर है तो उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चलिए आपके ट्रांसड्यूसर की। तो ट्रांसड्यूसर का पर्पस ये होता है कि किसी भी फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर, है ना, भाई सिंपल सा ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना, एंड वाइस वर्सा, है ना। ट्रांसड्यूसर का मेनली पर्पस ये है कि कन्वर्ट द फिजिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, या तो फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल किसमें करेगा, फिजिकल में। तो जो आपके माइक्रोफोन एंड जो स्पीकर हैं, लाउड स्पीकर हैं, ये आपके ट्रांसड्यूसर होते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा माइक्रोफोन और स्पीकर। जो आपके माइक्रोफोन एंड स्पीकर होंगे, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपके ट्रांसड्यूसर होते हैं, हाँ, जो कि जैसे साउंड को किसी माइक्रोफोन का काम क्या है, साउंड एक फिजिकल सिग्नल है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। ये सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी चीज में उसी को मॉड्यूलेट करेंगे, एम्पलीफाई करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ट्रांसमिट होता है। ये भी रिसीव करेगा, डीमोडुलेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर स्पीकर के पास आएगा। तो स्पीकर अगेन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड में कन्वर्ट करेगा। तो माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और स्पीकर फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों चीजें क्या होती है, जैसे कि आपकी ट्रांसड्यूसर होती है। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसड्यूसर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि जो कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो क्या करेगा, जैसे कि आपको कन्वर्ट। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट चीज आपकी, ये जानने के बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज है इसमें, ट्रांसड्यूसर जानने के बाद हम इससे पढ़ते हैं बेसिकली एक वर्ड यूज हुआ है मॉड्यूलेटर, हाँ, तो है किसी सिस्टम की, हाँ, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन। कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, एंड इट्स रिक्वायरमेंट, है ना, कि मॉड्यूलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट की हम आते हैं। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड वो किस पर्पस के लिए क्या होगा, वैसे कि आपका यूज होगा। मॉड्यूलेशन होता क्या है और किस पर्पस के लिए वो क्या होगा, वैसे कि आपका यूज होगा। अगर हम मॉड्यूलेशन की जब भी हम बात करेंगे ना, तो मॉड्यूलेशन का सिंपल सा पर्पस ये है कि जब भी हम मॉड्यूलेशन की बात करोगे, तो कि मॉड्यूलेटर का पर्पस ये है कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस, है ना, कि जब भी हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस in which baseband signal superimposed over high frequency carrier wave, superimposed over high frequency carrier wave, high frequency carrier wave, हाँ, ये आपका होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच बेस बैंड सिग्नल सुपरइम्पोज्ड ओवर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, हाँ, कि बेस बैंड सिग्नल होता है
वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर हम क्या करते हैं, सिर्फ आपके सुपर इम्पोज करते हैं, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं सिर्फ आपकी मॉड्यूलेशन। क्योंकि जो बेस बैंड सिग्नल होता है ना, जो साउंड है ना, जब साउंड को आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है ना। बेस बैंड सिग्नल का मतलब ये है कि जिस साउंड को आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है ये लो फ्रीक्वेंसी का होता है। तो बिफोर ट्रांसमिटिंग, modulation is the process in which the baseband signal is superimposed over high frequency carrier wave before transmitting, before transmission। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका मॉड्यूलेशन। कि हमेशा ऐसा करना होता है आपको कि कभी भी लो फ्रीक्वेंसी की चीज को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, कि पहले लो फ्रीक्वेंसी का जो भी सिग्नल है उसको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, बेसिकली आपका ट्रांसमिट करेंगे। तो ये तो चीज मॉड्यूलेशन है। अब मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड ही क्यों है, भाई क्यों आपको मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी। तो मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट के लिए ना 3 प्रोसेस होती है। अगर मैं मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मॉड्यूलेशन क्यों रिक्वायर्ड होगा, इसके आपके 3 प्रोसेस है ना, कि भाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज योर व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। व्हाई मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड, है ना। तो जो मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट है इसके 3 पर्पस होते हैं, है ना। पहला पर्पस होता है लेंथ ऑफ द एंटीना, कि फर्स्ट पर्पस होता है लेंथ ऑफ एंटीना, है ना। कि भाई जो आप ट्रांसमिशन के एंटीना की लेंथ यूज करते हो वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वो कम होती है ना। कि हम ये बोलते हैं कि फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन, फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन, है ना, लेंथ ऑफ एंटीना should be at least lambda by 4, should be at least lambda by 4, कि जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके वेवलेंथ का 1/4 होना चाहिए, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम है ना कि जैसे बेस बैंड सिग्नल अगर हम बात करें कि अगर हम साउंड को बिना मॉड्यूलेट किए अगर ट्रांसमिट कर दें, इफ आई टॉक अबाउट द बेस बैंड सिग्नल, तो आपको पता है ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, 10⁻³ हर्ट्ज हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज इसको मुझे ट्रांसमिट करना है तो आपको लेंथ ऑफ एंटीना कितनी चाहिए, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर मैं लैम्डा कैलकुलेट करूं तो वो C/F हो जाएगा, C/F हो गया, है ना। तो C आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ये तो 3 to the power n to the power 8 हो गई। बाई फ्रीक्वेंसी अभी आपने बोला है कि मैक्सिमम भी ले लूं तो 20 to 10⁻³ होगा। अगर हम मैक्सिमम भी ले लें तो ये कितना हो जाएगा, चलिए आपका 20 × 3, तो आपको इतने मीटर इसकी वेवलेंथ है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर हम पावर कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 4th पावर बच गया, तो ये आपका आ गया 1.5 × 10⁻⁴, और इसका हम 1/4 ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द एंटीना एटलीस्ट λ/4 होना चाहिए। ये आपका हो गया 1.5/4 × 10⁻⁴ मीटर। अब देखो ये लेंथ ऑफ द एंटीना जो है इतने लेंथ का प्रैक्टिकली विजिबल ही नहीं है कि भाई 1 किलोमीटर लंबा एंटीना है ना, कि 10⁻⁴ है, अगर मैं इसको निकाल करूं तो लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है। तो दिस इज नॉट फिजिबल, है ना, ये फिजिबल नहीं होता कि हम अपने एंटीना की लेंथ किलोमीटर में ले, है ना। तो पहला मॉड्यूलेशन इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करोगे तो उसके लिए लेंथ ऑफ एंटीना बहुत चाहिए, है ना। तो अगर हम इसी को अगर हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स कर दें, भाई करते क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव के साथ हम क्या करते हैं, जैसे आपका मिक्स करते हैं बिफोर ट्रांसमिशन। तो जब मैं इसको मिक्स करूंगा, अब जो है वो मिल जाएगा आपका। जब मैं लैम्डा निकालूंगा तो ये तो आपका 3 to 10⁻⁵ है, 10⁻8 है। और यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी ले लें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, तो ये आपकी मेगा हर्ट्ज में होती है, तो 20 मेगा हर्ट्ज ले लो। पहले आप 20 किलो हर्ट्ज ले रहे थे, हम कितना लेते हैं 20 मेगा हर्ट्ज, 20 मेगा हर्ट्ज आ गया, तो 20 × 10⁻⁶ आ गया आपका। यहाँ से सारी पावर कैंसिल हो गई, जस्ट आपका आ गया 15 मीटर।
लैम्डा, और लैम्डा का 1/4 है ना, मतलब 15/4 मीटर आ गया। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भाई, 2.5 मीटर लंबा तो एंटीना हो ही सकता है ना। तो पहले जो फैक्टर है जो कि लेंथ ऑफ द एंटीना डिसाइड करने मॉड्यूलेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, वो लेंथ ऑफ द एंटीना है कि आप लो फ्रीक्वेंसी को सीधे ट्रांसफर नहीं कर सकते, साउंड को इलेक्ट्रिकल में उसी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफर नहीं कर सकते, पहले उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करना होगा, उसके बाद अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो लेंथ ऑफ द एंटीना की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी आपकी कम होगी। पहली पर्पस तो ये। दूसरा, सेकेंड जो मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसका पर्पस ये होता है कि दैट इज द इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन, है कि जो सेकेंड इसमें रिक्वायरमेंट है दैट इज योर इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन। भाई जो सेकेंड रिक्वायरमेंट आपकी आ गई दैट इज योर इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन, इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन, है ना कि जो इफेक्टिव पावर ट्रांसमिट होती है किसी भी एंटीना से, ट्रांसमिशन बाय एंटीना, एंटीना ऑफ लेंथ एल। क्या आपने एल लेंथ का कोई एंटीना ले लिया, मे बी नहीं ले लिया 15/4। अब इससे जो इफेक्टिव पावर ट्रांसमिट होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा बाय एल का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, जो पावर ट्रांसमिशन होगा लैम्डा बाय एल का क्या हो जाएगा कि आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा डायरेक्टली देखिए, है ना कि जो इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन सॉरी एल बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, है ना, एल ऊपर होगा लैम्डा नीचे, है। तो आप देखो कि लेंथ आपने फिक्स कर दिया, तो जो पावर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर होगी। तो अगर लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि लैम्डा कम से कम हो, है ना। वो जो अगर लैम्डा ज्यादा होगी वहां पे तो पावर जो ट्रांसमिट करेगा वो कम करेगा, जितना लैम्डा कम होगा उतना ही इफेक्टिव पावर क्या होगा, ट्रांसमिशन। तो सेकंड पर्पस ये होता है। एंड थर्ड पर्पस ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ, है ना। अगर हम थर्ड की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ bandwidth can be easily done with high frequency, can be easily done with high frequency। हाँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ होता है उसको हम इजीली हाई फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी का आपका ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसमें बैंडविड्थ हम अलॉट कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे। ये तीन पर्पस हैं जिसके लिए मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि मॉड्यूलेशन की एक ट्रांसमिशन से पहले मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगा, है ना। ये तीन फैक्टर की वजह से वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन। ये तो हमने पढ़ा मॉड्यूलेशन होता क्या है एंड व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। अब थर्ड चीज आ जाती है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना। हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि आपका मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन, भाई कौन कौन से मॉड्यूलेशन के बेसिक मेथड होते हैं, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन। Yeah, we can talk about the method of modulation. Method of modulation. भाई कौन कौन से बेसिक आपके मॉड्यूलेशन के मेथड है कि मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन आपके कौन कौन से हैं। तो जब हम बात करेंगे मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन की तो मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं बेस बैंड सिग्नल की इक्वेशन लिखूं, जो लो फ्रिक्वेंसी का बेस बैंड सिग्नल है इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो इसको मैं एम से शो करता हूँ, है ना कि भाई जो भी सिग्नल होगा वो कंटिन्यूस होगा ना, कंटिन्यूस साइन वेव के फॉर्म में होगा। तो अगर मैं बेस बैंड सिग्नल की बात करूं तो इसको हम लिखते हैं एमटी। एमटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड आपका लिख लोगे आप इसमें एम, एम इज द एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा एम इनटू, है ना कि जो आपका बेस बैंड सिग्नल है उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी। तो भाई ये साउंड वेव की इक्वेशन जिसको मुझे ट्रांसमिट करना है ना, साउंड वेव की इक्वेशन साइन के फॉर्म में होती है।
तो उसका एम्पलीट्यूड एम हो गया, ओमेगा एम उसकी क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव लिखूं, इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव, तो उसको हम लिखते हैं सी टी। तो कैरियर वेव की इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एसी उसका एम्पलीट्यूड हो गया साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव हो गया, है ना, फाइव का इनिशियल फेस हो जाएगा। इसी दोनों को तो मिक्स करना है। यहाँ पे सिंपल सा है कि ओमेगा सी की वैल्यू जो होगी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ओमेगा है ना, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बेस बैंड सिग्नल। अब इन दोनों को मुझे मिक्स करना है। तो ये मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन इसी मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब मैं इसको इसमें कंबाइन करूंगा, सुपर इम्पोज करूंगा, तो इन तीनों में से किसी फैक्टर को चेंज कर सकता हो सकता है एम्पलीट्यूड को चेंज कर दे, हो सकता है ये ओमेगा सी को चेंज कर दे, हो सकता है फाई को चेंज कर दे। तो ये किस चीज को चेंज कर रहा है उसके ऊपर तीन तरह के मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन है। अगर तो ये एम्पलीट्यूड को चेंज करता है तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना, कि अगर आपने इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया और इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो वी कॉल एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसी को हम बोलते हैं एएम। कई बार हमने एएम बैंड पढ़ा होगा कि भाई दो तरह के एफएम एंड एएम बैंड होते हैं। अगर इसमें को आपने मिक्स किया इससे और उसकी फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करता है तो वी कॉल एज ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना, एफएम बैंड। अगर ये एम्पलीट्यूड चेंज करता है तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर ये इसके फेज को चेंज करता है तो वी कॉल एज ए फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, है ना, पीएम। तो तीन तरह के होते हैं, एक तो आपका हो गया एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा आपका हो गया बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम है, और तीसरा आपका पीएम होता है। तो इसमें इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते, इनफैक्ट पढ़ते तो हम इसी के बारे में ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो मैं वो डायग्राम से शो करता हूँ कि जो दोनों तरह के मॉड्यूलेशन हैं इसको बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाए, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, मेन कंसेप्ट ही यहाँ मॉड्यूलेशन का, भाई किस तरह से मॉड्यूलेशन का बेसिकली आपका प्रोसेस होता है ना, कि जो मॉड्यूलेशन का पूरा प्रोसेस है ये कैसे होता है। मैं पहले इसको लेक्चर करना शुरू करूँ। इसी का फिर मैं डायग्राम शो करता हूँ कि भाई जो डायग्राम में इन तीनों दोनों सब में हम रेफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। चलो यहाँ पे जस्ट हम डायग्राम बनाते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एएम और एफएम में क्या डिफरेंस है ना। तो सिंपल सा आप इसका डायग्राम आप ऐसा ले लो, जैसे मैं अगर यहाँ पे कैरियर वेव का इक्वेशन डायग्राम बनाऊं, कैरियर वेव का डायग्राम मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये आपकी कोई कैरियर वेव का इस तरह से है, ये कोई रेफरेंस लाइन ले लो, है ना, बीच में, और ये आपका हो गया 1 और ये हो गया -1। कैरियर वेव का फंक्शन को हम ऐसा बना सकते हैं, ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी की कोई कैरियर वेव है, ये क्या है देखिए आपकी, दिस इज द हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, है ना, ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी कोई कैरियर वेव, है ना, कि दिस इज ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव।
और जो बेस बैंड सिग्नल होगा उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल है, तो इसमें भी हम बना सकते हैं ऐसे डायग्राम कि अगर ये +1 है और ये -1 है, तो जो बेस बैंड सिग्नल होगा उसका डायग्राम आप इस तरह से बना लीजिए, या आप ऐसा बना सकते हैं, है ना। इसी को इससे क्या करना है, जैसे कि आपको मिक्स करना है कि आप कैरियर वेव से किसी बेस बैंड सिग्नल को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। भाई बेस बैंड सिग्नल को आपने कैरियर वेव से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब आप ध्यान रखना कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर आना चाहिए, तो जब इसको मिक्स करने पे इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो इसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। एक तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, अगर इसका +1 है और इसका +1 है तो मिलके +2 बनेगा, +2 एंड -2, है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, कि आपको ध्यान रखना कि इसको मैं इस तरह से हम, इसका इसके ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, इफेक्ट को, और बीच में आपकी कैरियर वेव तो होगी, है ना, जिसकी की फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली वही है जो पहले से थी, है ना। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, एम्पलीट्यूड में चेंज है, या है ना। तो सपोज ध्यान रखना, इसको इसके ऊपर जब हम सुपर इम्पोज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो अभी भी इसकी उतनी रहेगी, लेकिन ये चीज में इसके एम्पलीट्यूड का इफेक्ट आना है, जहां पे ये क्रेस्ट मिल रहा है वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जहां पे ट्रफ मिल रहा है वहां पे एम्पलीट्यूड कम हो, फिर क्रेस्ट मिलेगा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो चीज है इसको हम लिखते हैं CMT, है ना। वही CT कैरियर वेव, MT जो बेस बैंड सिग्नल को आपको मॉड्यूलेट करना है वो, ये मॉड्यूलेशन के बाद का स्ट्रक्चर, तो इसमें आपने एम्पलीट्यूड मॉडिफाई किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। ये जो मॉड्यूलेशन होता है वी कॉल इट एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको पता है इसको जब हम इसके ऊपर मिक्स करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा। जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसिकली आपका इस तरह से हो जाएगा कि भाई ये आपका 0 है, यहाँ पे आपका ये +1 हो गया, ये -1, और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे पास में आ जाएगा, फिर से सेपरेशन बढ़ जाएगा, फिर से पास में आ जाएगा, फिर से सेपरेशन बढ़ जाएगा, फिर से पास में आ जाएगा, फिर से सेपरेशन, है ना। क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगी, जब इसका ये इसमें मिक्स होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्लोज हो जाएगी, जब ये मिक्स होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चेंज होगा, एम्पलीट्यूड अभी भी उतनी रहेगी, है ना, एम्पलीट्यूड में तो कोई चेंज आया नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। तो ये मॉड्यूलेशन के बाद दूसरा स्ट्रक्चर आ गया CM, है ना, और इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मोड, है ना। तो ध्यान रखना ये चीज है, इन दोनों को मिक्स करके अगर एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होती है तो उसी को क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना। मेनली जो आपको मैथमेटिकली पढ़ना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अगर हम करें तो आपको जो पढ़ना है वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है, पहले आप इसको लिख लो, फिर इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे हमेशा FM बेटर होता है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM बैंड जो होता है उसकी वॉइस क्लैरिटी बहुत क्लियर होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज बेटर, इससे जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो ज्यादा बेटर होती है, हम ध्यान देते हैं। ये हम करेंगे। अब आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे, है ना, कि भाई मैथमेटिकली इन सब की इक्वेशन कैसे लिखी है ना, इसके हम किस पे आते हैं, जैसे कि आपके मैथमेटिकल एनालिसिस के, है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है इसमें आप देखो दो को आप मिक्सिंग कर रहे हो, तो भाई एक तो आपका एम्प्टी था
mt आपने ये लिखा था am sin ओमेगा m इंटू टी, और एक आपका ct था, ct आपने लिखा था ac sin ओमेगा सी टी प्लस 5 हो गया। तो जब इससे इसको आप मिक्स करोगे तो यहाँ पे आपका सी एम टी होगी, और सी एम टी की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी। इसको जैसे हम मिक्स करेंगे यहाँ पे तो ए सी प्लस आपका ये चीज है ए एम साइन ओमेगा एम इंटू, भाई जैसे इसको इसके ऊपर सुपरइम्पोज करेंगे ना तो ये वाला फैक्टर इसके एम्पलीट्यूड के साथ ऐड होता है ना, बाकी सारी चीजें वैसी साइन ओमेगा सी टी प्लस 5। ये ध्यान रखना, आपने क्या किया, जैसे इसको इसके साथ मिक्स किया जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड था उसमें ये चीज ऐड होगी, तो इसलिए इसका देखोगे जो स्ट्रक्चर है वो साइन फॉर्म में है ना। नॉर्मली हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं लोगों का माइंड, इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते क्या, सबसे पहले हम इसकी कॉमन ले लेंगे, आप बोला साइन ये आपने इसको इस तरह से लिख लिया, इस तरह से आपने इसको क्या किया, जैसे कि आपका डिफाइन कर लिया भाई, इसको मिक्स करके है ना, अल्टीमेटली आपका ये आ गया। इसके इनिशियल फेज 0 भी ले लो, ये अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करें, हम इनिशियल फेज 0 ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया भाई, इसको आपने ऐड किया तो यहाँ से दोनों चीज एम्पलीट्यूड चेंज हो गई प्लस ये चीज आ गई। इस पूरे से हम एसी कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम एसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए एम बाई ए सी इंटू साइन ओमेगा एम इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। और ये जो ए एम बाई ए सी होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन हो गया म्यू, we call it as a modulation index, modulation index और म्यू की वैल्यू होती है am अपॉन am और ac का जो रेशियो होता है we call it as a modulation index, है ना। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे, तो इसको म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से cmt की इक्वेशन आपकी आ गई, तो इसी इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ac इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम इंटू साइन ओमेगा सी, है ना। अब फिर से क्या करते हैं, सारी चीजों को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी, है ना। ए सी इंटू क्या आ गया, आपका साइन ओमेगा सी इंटू टी प्लस यहाँ पे आ गया म्यू ए सी साइन ओमेगा एम इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू। देखो आपकी इक्वेशन तो सिंपल यही थी, आपने इसको इससे सुपर इम्पोज किया, सारा फैक्टर करके ये चीज वैसे बच गई आपकी, ये चीज तो अभी भी है, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल फैक्टर सर ये वाला मॉड्यूलेशन का इफेक्ट इसी में है, ये चीज तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज आई नहीं, ये वाला जो टर्म है वो एडिशनल फैक्टर है। अब तो इसी को थोड़ा सा हम अगर मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करें तो इस पूरी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कि थोड़ा सा अगर मैं इस टर्म को और मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करूं कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले से, है ना, तो फाइनली मैं फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ, फाइनल जो उसका फॉर्मूला होगा वो आपका ये आ जाएगा, है ना, कि अल्टीमेटली आपका ये आ गया कि जो CMT होगा फाइनल इक्वेशन ये आपकी हो जाएगी AC साइन ओमेगा सी इंटू प्लस यहाँ पे देगा म्यू कैरियर में जो भी मॉड्यूलेटेड वेव होगी ये क्या कंसिस्ट करेगी, जैसे कि आपकी वन कैरियर वेव कंसिस्ट ऑफ वन कैरियर वेव, है ना, एंड टू साइड वेव, कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, कैरियर वेव
ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ये वाला चीज, एंड टू साइड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा, ये आपके रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव में हो। मॉड्यूलेटेड वेव में एक तो कैरियर वेव हो जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा सी की इक्वल ही होगी, और दूसरी साइड वेव होंगी जिनकी की फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी होगी। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ डायग्राम बना सकता हूँ, है। तो सिंपल सा आप ध्यान दो कि जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड तो एसी हो गया, ये आप जस्ट ऐसा बना लो, ये आपका हो गया एसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा सी होगी, और एक ये एम्पलीट्यूड इसका हो गया इस वेव का, है ना, और ये आपका हो जाएगा म्यू एसी बाय 2, जिसकी की फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, है ना, और एक आपकी हाई फ्रीक्वेंसी का हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, है। एक तो कैरियर वेव हो गया जिसका कि एम्पलीट्यूड एसी हो गया, और दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइड में, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, कई बार इसमें नीट में कल क्वेश्चन आ सकते हैं, और वही फिर डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, कि भाई वो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो आपकी फिर वो ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, और नहीं कर पाए तो मार्क्स कम हो जाएगा, राइट। फिर थोड़ा सा डिस्कशन आता है, तो ये हम जानते हैं, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। हाँ, कि मॉडुलेटेड वेव अल्टीमेटली उसमें दो चीजें होंगी, एक तो कैरियर वेव होगा ही, और दो साइड वेव भी होगी, जिसका कि एम्पलीट्यूड इतना होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये थोड़ा सा मॉड्यूलेशन में आपको हाँ क्लियर। मॉड्यूलेशन के बारे में इसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पहले आप इसको लिख लो थोड़ा सा, ये सब आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, नो नीड टू वरी, मैंने एकदम एग्जैक्टली वही बताया जो एनसीईआरटी में दिया, थोड़ा भी स्लाइड भी वेरिएशंस नहीं है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो है ना सेमीकंडक्टर्स वगैरह एनसीईआरटी से ही पढ़ना, और किसी सोर्स में अच्छा नहीं दिया। क्या करिए इस तरह से, तो ये हमने जस्ट बात की है कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन, है ना। हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज आपकी, इसके बाद वी कैन टॉक अबाउट द, एक और बस लास्ट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट इज योर ट्रांसमिशन रेंज, फॉर लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, लाइन ऑफ साइट, एलओएस बोलते हैं हम इसे, ट्रांसमिशन, है ना, कि भाई जो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है उसके लिए ट्रांसमिशन की रेंज कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे कोई टावर है ऐसा, इस तरह से हम टावर ले लेते हैं कोई, ये टावर जो है इसकी हाइट सपोज आपकी एसटी है, तो ये कितने डिस्टेंस तक ये ट्रांसमिट कर सकता है, तो आपको पता है डिस्टेंस जो ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ये इसकी एक्सट्रीम रेंज होगी ना, इधर तो नहीं पहुंच सकता ना इससे। वही अगर हम इधर बात करें तो किसी भी साइड पे एसी तक तो जाएगा, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, भाई जहां तक सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन का सिग्नल्स नहीं पहुंच पाएंगे,
तो इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। ये कोई टावर था ऑफ हाइट एच टी, इससे कितने डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन हो सकता है ना, इसी को हम बोल सकते हैं डी टी, ट्रांसमिटिंग रेंज। तो कई बार आपको ये ट्रांसमिटिंग रेंज निकालना है, ट्रांसमिटिंग रेंज हम इसलिए निकाल सकते हैं, आपको पता है अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे आर, ये भी आर हो गया, आप देखो हाथ हो गया ट्रांसमिटिंग रेंज, है ना कि भाई ये रेडियस तो इसका आर है, तो इसकी टावर की हाइट एस टी है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसको प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। जैसे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ट्रांसमिटिंग रेंज की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ना ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो ट्रांसमिटिंग रेंज आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ट्रांसमिटिंग रेंज को, है ना, तो इसको आप स्क्वायर कर लो, ओपन कर लेते हैं ऐसे हम, तो यहाँ से डी टी स्क्वायर आ जाएगा, ये ट्रांसमिटिंग रेंज है उसका जो स्क्वायर होगा ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एच आर माइनस आर स्क्वायर, आपको तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और ये चीज नेग्लिजिबल हो जाएगी, है ना, अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में, इस टर्म के रिस्पेक्ट में ये टर्म बहुत छोटा होगा। तो यहाँ से ट्रांसमिटिंग रेंज का फॉर्मूला, ये ट्रांसमिटिंग रेंज होगी, अगर हम यहाँ से देखें तो ट्रांसमिटिंग रेंज की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ केस में अगर हम बात करें कि भाई मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट इज द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंस, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस वो आपकी हो जाएगी डी इक्वल टू हो जाएगा डी टी प्लस आपका डी है ना, और इसकी वैल्यूज को आप पुट कर दो, तो जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एच आर इंटू कैपिटल आर प्लस अंडर रूट ऑफ एस टी इंटू कैपिटल, ये मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला था जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको जानते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में ये चीज आपको जाननी होगी, क्योंकि अब बोर्ड में तो नीट के पर्पज से काफी कुछ बताते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लो, तो ट्राई करो, हालांकि इसके क्वेश्चंस कम है। Okay, you can go for this question.
अगर कुछ चीज नहीं दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सिंबल का। वीएम मीन्स हो जाएगा जो हमने एएम यूज किया था, और वीसी हो जाएगा जो एसी है। सिंबल तो डिफरेंट यूज कर सकते हैं ना, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो वरिशा आपका आंसर सही था, है ना, जो आपने सेंड किया वो आंसर सही था। हाँ, एक बार ये आ गया तो दूसरी आपका भी आंसर सही है, इसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा। प्रणाम कुमार झा सही है भाई। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई म्यू इक्वल टू एम बाई एसी होता है, तो इसने म्यू की वैल्यू हाफ दी हुई है, एम की वैल्यू इसने दी हुई है 2, तो एसी निकालना है। उसी को इसने वीएम वीसी से लिखा हुआ है, इसकी जगह पे उसने यूज किया है वीएम एंड वीसी वोल्टेज के टर्म्स में। वीएम एंड वीसी का मतलब हो जाएगा, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तो बात कर रहे हैं, तो उसका वोल्टेज के टर्म्स में तो एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ से एसी की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। हाँ, जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो आपका 4 हो जाएगा, तो इसका समझ सकते हैं इसलिए। ध्यान से करना इससे, एम्पलीट्यूड जो होगा वो वोल्ट में ही रहता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो वोल्टेज का ही एम्पलीट्यूड होगा। इसलिए आ जाएगा आपका ये।
हाँ, विदुषी, योर आंसर इज करेक्ट। प्रणाम कुमार झा, योर आंसर इज करेक्ट। सही बता रहे हो। ओके, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो, मैक्सिमम जो होता है ना वो AM प्लस AC होता है। AM प्लस AC की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट दी हुई, क्योंकि AM और AC कंबाइन होंगे ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ये हो जाएगा। और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो AM माइनस AC। AM प्लस AC आपको दिया हुआ है, AM माइनस AC निकालना है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है 2/3। तो ये AM बाई AC होता है। तो इसको इससे कंबाइन करके AM और AC की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम AM माइनस AC निकालेंगे तो ये आपका 2 वोल्ट है ना। ये क्या हो जाएगा कि आपका 2 वोल्ट आ जाएगा। और इसके जो रेशियो होता है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसको हम मॉड्यूलेटिंग फैक्टर बोलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अलग चीज है, हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग फैक्टर, है ना। जो मॉड्यूलेटिंग फैक्टर होता है वो आपका होता है AM प्लस AC डिवाइड बाई AM माइनस। हाँ, तो एक नया टर्म, और ये जो टर्म है इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड एज ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या है ना। दिस द सेंस कुछ और, ठीक है। तो ये हमने इसमें कंप्लीट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। ये हमने आज पूरा 12th का सिलेबस खत्म कर दिया, है ना, कंप्लीट। बस एक दिन मैं क्लास और लूंगा 12th की अभी, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीक में, पूरे 12th के सिलेबस, ज्यादातर मॉडर्न के ही हूँ। मैं रैंडम कोई भी क्वेश्चन होगा थोड़ा रिवाइज कर लेना आपको, या खाली मॉडर्न रिवाइज करके आओ, है ना। अभी दूसरे में फोकस नहीं करते हैं, ओनली रिवाइज करके आओ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मींस जो आपने एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर पढ़ा था वो, प्लस सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिक, यही रिवाइज करके आना, इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखना। हमेशा बच्चा जब 11th पढ़ता है तो सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ता है 11th, जब 12th आता है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन इन दोनों की क्वेश्चन थोड़ी सामने आने वाले है ना। 11th का मैक्सिमम वो पोटेंशियल जो है काइनेमेटिक्स में लगा देते हैं, और 12th का मैक्सिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना, यही तो स्कोरिंग है ना, इसी में नंबर आएंगे आप देखिए, है ना। तो आप नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिस क्लास होगी जिसमें कि सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस है ना, थोड़ा सा और अपग्रेड लेवल करेंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय। Thank you. बाय बाय।